हेलो बच्चों, तो मैं अमित त्रिपाठी आपका फिजिक्स टीचर फिर से लाया हूं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है और हमने देखा है ज्यादातर बच्चों को इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन रहती है। इवन अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं तो बच्चे उसे कर नहीं पाते हैं। तो ये चैप्टर जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर बहुत खास है, ऑप्टिक्स का ही है, वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में इस चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम में, और क्योंकि मैंने ये एग्जाम के लिए ही सीरीज बना रहा हूं तो कोशिश करता हूं कि आपको एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा मिल जाए ताकि आप लोग अपना पेपर अच्छा कर पाए। और इस पेपर के लिए इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिंपल से कैलकुलेशन है, बस वो देखने में थोड़ा सा चैप्टर बड़ा लगता है। तो हम लोग बहुत से टॉपिक बीच में छोड़ते हुए जाएंगे, लेकिन वो पोर्शन जरूर करेंगे जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। और इसके लिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इसे सेंड करें, शेयर करें, ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लें। और जितनी देर में आप ये चैप्टर खुद तैयार करेंगे उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको मैं 30 से 40 मिनट के अंदर ये लगभग चैप्टर तैयार करवा दूंगा एग्जाम के बेसिस पर। अभी बहुत से चैप्टर में ऐसी चीजें हैं जो नॉलेज वाइज जानकारी में होनी चाहिए, लेकिन समय इतना कम है कि हम लोग इतनी ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, और मैं बता भी दूंगा तो आप लोग दिमाग में कैरी नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि हम लोग, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में पॉइंट दिया था कि जो लाइट फॉल होती है मेटल की सरफेस पर वो कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करते, उसे वो इमिट नहीं होते बल्कि ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद हम लोगों ने वीडियो बनाया वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स में और बहुत सी चीजें हैं जो डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। और हम लोग अब डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस के लिए। तो आइए देखते हैं इंटरफेरेंस। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है। हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस में दो हम लोग यहां पर वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिक यानी कि लाइट वेव्स जो मीडियम में प्रोपेगेट हो रही होंगी, वो लाइट वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होंगे। सुपर इम्पोज का मतलब ये होता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा वेव एक ही मीडियम में एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, प्रोपेगेट हो रहे होते हैं, तो उनके मिक्सिंग से एक नई वेव बनती है। और इसी वेव में जब ये मिक्सिंग होती है तो ये दोनों ही वेव अपनी आइडेंटिफिकेशन बिना लूज किए हुए एक नई वेव का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसकी वजह से मीडियम में एक रिजल्टिंग वेव स्टेबल होती है। और ये रिजल्टिंग वेव का बिहेवियर कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि आपने कैसी वेव्स ली हैं सुपरपोजिशन के लिए। तो अब देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर एक ये वेव थी और दूसरी वेव ये आ गई। तो आप ये देखेंगे इनके मिक्सिंग के बाद भी ये जो मीडियम में डायग्राम दिख रहा है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग, ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्बेंस आगे ही चल रहा है। तो इसी को जो मिक्सिंग पूरी की पूरी चेन जैसा जो दिख रहा है, इसी का प्रोपेगेशन हम इंटरफेरेंस में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन में हम लोगों को बोला जाता है कि अगर ये दो वेव, एक वेव ये हो गई और एक वेव ये हो गई, इसका टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किसी भी इंस्टेंट पर y1 है और ये है टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y2। तो y1 और y2 ये सुपरपोजिशन कहता है कि अगर इस पूरे मिक्सिंग के बाद जो रिजल्टिंग वेव बना है इसका हमें टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चाहिए, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होना चाहिए और साथ में वेक्टर सम भी होना चाहिए।
तो किसी भी टाइम पर ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो वेक्टर से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसमें फेज में डिफरेंस लेकर आएंगे। अब इंटरफेरेंस एक स्पेसिफिक इवेंट है, इस इवेंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स मस्ट बी सेम। और ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या रिक्वायर्ड है कि एम्पलीट्यूड स्लाइड डिफरेंट हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं। एम्पलीट्यूड शुड स्लाइट डिफरेंट और इक्वल, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ये दो कंडीशन है, इनसे हमारी वेव बननी चाहिए तो सुपरपोजिशन होगा। और सुपरपोजिशन के लिए बाद में कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर ये पैटर्न मिलेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस ये करेंगे कि यहां पर ये दो कम से कम स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग हमें ये दो पॉइंट चाहिए ही चाहिए। अब हमें चाहिए तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम चलेंगे। ये दो पॉइंट्स आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं कि हमने मान लिया कि एक हमारे पास प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है y1 जिसका टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है a1 sin ओमेगा t। दिस वन इज द फर्स्ट equation, time displacement equation of plane progressive wave, and the second one y2 a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। हमने इसको फाइव डिफरेंस से मान लिया कि इसका फेज डिफरेंट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो ही जाए, सेम फेज में भी हो सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं अगर फेज डिफरेंस डिफरेंट नहीं होगा तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, अगर है तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। ये दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन हमने ले लिए। अब सुपरपोजिशन कराएंगे। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स मिक्सिंग के लिए हमें जो क्या होगा, रिजल्टिंग वेव y इक्वल y1 प्लस y2। y1 की प्लेस पर a1 साइन ओमेगा t प्लस y2 के लिए a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये फाइव है फेज डिफरेंस। यहां पर हम क्या करें, साइन a प्लस b का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दें तो a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन a प्लस b का फॉर्मूला यहां खोलेंगे, ये पोर्शन a मानेंगे, ये पोर्शन b मानेंगे। तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन a प्लस b इज इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये a और b एंगल्स हैं। यहां पर भी ओमेगा t को a मानेंगे, फाइव को b मानेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक्सपेंशन बनेगा साइन ओमेगा t कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा t साइन फाइव। इस a2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों, बड़ा है तो सिंपल है। a2 साइन ओमेगा t कॉस फाइव प्लस a2
cos ओमेगा टी sin फाई। अब इन दोनों पोर्शन से, यानी ये दोनों सेट जो बने हैं, स्टेप्स हैं, इन दोनों स्टेप से sin ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास बचेगा sin ओमेगा टी ब्रैकेट क्या बचेगा A1 प्लस A2 cos फाई। यहां से cos ओमेगा टी यहां लिखेंगे, बचेगा A2 sin फाई। ये हमारा y के इक्वल में चल रहा है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिखने के बाद इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3। 1 2 हो चुके हैं, ये इक्वेशन 3 है। अब इनके लिए कुछ कंसीडरेशन है, क्या, ये फॉर्मूला याद रखिएगा ताकि गड़बड़ ना हो। अब यहां पर देखेंगे, हम इनके लिए कुछ कंसीडरेशन करेंगे, तो मानेंगे लेट A1 प्लस A2 cos फाई इज इक्वल टू R cos थीटा एंड A2 sin फाई इक्वल R sin थीटा। ये इक्वेशन A मान लें और ये इक्वेशन B मान लें। अब इन A और B में जो कंसीडरेशन हमने लिया है वो इस इक्वेशन में रख दें। पुट इन 3, पुट इन थर्ड इक्वेशन, देन we have y equal sin ओमेगा टी R cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी R sin थीटा। R कॉमन सेलेक्ट कर लेंगे, R, देन वी हैव sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा। अगेन वी हैव sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी के पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू हो गया R sin ओमेगा टी प्लस थीटा। ये बन गया रिजल्टिंग इक्वेशन ऑफ आफ्टर सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के बाद जो रिजल्टिंग वेव का टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बना वो ये है। तो इससे मालूम चला इसकी कंडीशन, यानी कि इसका राइटिंग पैटर्न और इसका, इन दोनों का राइटिंग पैटर्न देखेंगे अगर, तो लगभग एक जैसे हैं। A1 A2 की प्लेस पर R आ गया, साइन ओमेगा टी, तो साइन तो अभी भी है, बस यहां पर ओमेगा टी था, यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई है और यहां पर ओमेगा टी प्लस थीटा है। इसका मीनिंग साइन का सिर्फ एंगल बदला है, मतलब जो रिजल्टिंग वेव होगी वो पहले जो कंपोनेंट वेव्स हैं उनसे इसका फेज कंपोनेंट वाली वेव्स के फेज से डिफरेंट होगा। अब लेकिन पैटर्न सेम है, इसका मतलब ये जो आपने दो इक्वेशंस लिए ये प्लेन प्रोग्रेसिव थे, तो ये भी कैसा बना, प्लेन प्रोग्रेसिव, यानी कि ये आगे चलने वाली ट्रेवलिंग वेव बनकर तैयार हुई है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो ये लाइट के लिए हमने कंसीडर किया, तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बन गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बना इसका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है R और कंपोनेंट वेव्स का रिजल्ट एम्पलीट्यूड था A1 और A2। तो रिजल्टिंग वेव के एम्पलीट्यूड से कंपोनेंट वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड का क्या रिलेशन है, इसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। यहां ये सब न्यूमेरिकल्स में आने लगते हैं। अगर आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, बोला जाएगा कि फाइनल वेव इंटरफेरिंग वेव का इक्वेशन बनाइए या सुपरपोजिशन के बाद फाइनल रिजल्टिंग वेव बनाइए, ऐसे केस में आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। यहाँ कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वाला फॉर्मूला जरूर इफेक्टिव होगा, तो उसको अप्लाई करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं एम्पलीट्यूड्स के बीच में रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड कैसे रिलेटेड है। इसको मैं रब करता हूं, आइए देखते हैं। तो ये हमारे
कंपोनेंट वेव्स के इक्वेशन थे। और जो हमने उन्हें कंसिडरेशन लिए थे वो थे A1 प्लस A2 cos फाई, जिसके इवज में हमने माना था R cos थीटा, और दूसरा था A2 sin फाई, वैल्यू थी R sin थीटा। इक्वेशन ये था A और ये इक्वेशन थी B। इन दोनों इक्वेशन A और B को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग A एंड B, ये दोनों इक्वेशंस को हमने स्क्वायर करके ऐड किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, R cos स्क्वायर थीटा प्लस R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 cos फाई होल स्क्वायर प्लस A2 sin फाई होल स्क्वायर। यहां से R स्क्वायर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर एक्सपेंड करेंगे तो ये A प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड होगा। A प्लस बी होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो A स्क्वायर मीन्स A1 स्क्वायर प्लस A2 मतलब A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2AB मीन्स 2 A1 और B की प्लेस पर A2 cos फाई, देन A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये A2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, ये A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई में से A2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, देखते हैं। ये तो वैल्यू हो गई पूरी 1। रिलेशन होता है आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास बचा R स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये वैल्यू 1 मिल जाएगी तो हमारे पास आ गया R स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये हमारे पास रिलेशन आया रिजल्टिंग वेव के एम्पलीट्यूड का इसके कंपोनेंट वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड्स के साथ रिलेशन। ये एम्पलीट्यूड्स का रिलेशन रहेगा और अब हमें रिलेशन तो मिल गया। अभी लेकिन हम लोगों ने पढ़ा इंटरफेरेंस में कि इनके सुपरपोजिशन के बाद ये सब होना है। अब सुपरपोजिशन के बाद होगा क्या, जब ये वेव आपस में ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करने के बाद सिचुएशन ये आएगी कि जब ये मीडियम में वेव चलेगी रिजल्टिंग वेव, तो मीडियम में कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कहीं पर मिनिमम होगी। मैक्सिमम अगर होगी तो इनके दोनों के इंटेंसिटीज से डिफरेंट, दोनों की इंटेंसिटीज के सम से भी ज्यादा भी हो सकता है, और जब कम होगा तो इनके डिफरेंस से भी कम हो सकता है। तो यहां पर सिचुएशन क्या होगी कि हम इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं कि मीडियम में क्या होगा। तो हम देखते हैं कि ये तो हुआ सिर्फ एम्पलीट्यूड का रिलेशन, अब आगे देखते हैं इंटेंसिटी से रिलेशन। आई एम सॉरी, कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर आपको जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए तो आसानी से आप इसे प्रिपेयर कर पाए। अब हमारे पास इक्वेशन बना रिजल्टिंग R स्क्वायर इक्वल A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, जहां पर फाई क्या था, स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन पर दो लाइट के वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस था। अब एज वी नो दैट
व्हाट डू वी नो दैट I is proportional to a square, मीन्स किसी भी वेव का इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल होता है और भी सारे टर्म होते हैं, अगर वो कांस्टेंट हो जाए तो ये रिलेशन फॉलो होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगा देंगे k, तो ये बन गया k a स्क्वायर। इस कंडीशन से हम इंटेंसिटी तक पहुंच सकते हैं। तो यहां पर भी तो सारे एम्पलीट्यूड्स के स्क्वायर हैं, इनसे हम बनाएंगे इंटेंसिटी का टर्म। तो दोनों साइड k मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाइंग with k both sides, so here we go, we have the resulting expression k r square plus k r square equal k a1 square k a2 square plus 2 k a1 a2 cos 5। ये तो स्क्वायर के टर्म में मिल गए, इनका मतलब कि इसको इंटेंसिटी में हम आई के टर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं मिला। इसके लिए हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। सो आफ्टर मॉडिफिकेशन वी कैन चेंज द एक्सप्रेशन के a1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर प्लस 2 रूट के a1 स्क्वायर इंटू रूट के a2 स्क्वायर देन आफ्टर cos 5। ये देखो स्क्वायर रूट होने के बाद रूट के बनेगा के a1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट a1 a2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट a2, मतलब यही एक्सप्रेशन लिखा, सिर्फ लिखने का पैटर्न मैंने बदल दिया। अब ये आ गया हमारे पास के आर स्क्वायर, इसको इंटेंसिटी के टर्म में मेंशन कर देंगे, तो ये हो गया रिजल्टिंग इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू I1 I2 टू रूट I1 I2 देन आफ्टर cos 5। अब कंडीशन ये अगर आ गई है तो हम क्या करें, इसको कुछ ना कुछ और बदलें। तो हालांकि हम इंटेंसिटी यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू रूट I1 then whole square root I2 then whole square plus 2 root I1 I2 then cos 5, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब कंडीशन क्या है कि ये अगर पूरा एक्सप्रेशन सेम रहे तो ये जो एंगल है ये इंटेंसिटीज में बदलाव कर सकता है। तो इंटेंसिटी में बदलाव कर सकता है, तो फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी cos 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1। अगर ये +1 हमें मिल पाए तो इसको कैसे मिल पाएगी हमें ये वैल्यू, जब ये cos 5 इक्वल cos m पाई होगा, 0 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई, इट मीन्स वेयर m इक्वल 0 1 2 3 इस टाइप से। तो ये हमारे पास 5 की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, 5 की सभी पॉसिबल वैल्यूज 2m पाई, ओ सॉरी 2m पाई, ये हमारे पास आ गया 5 इज इक्वल टू 2m पाई। अब 2m पाई आया है हमारे पास, तो हमारे पास मिलेगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर ये वैल्यू रख दो तो यहां पर cos 5 2m पाई के लिए क्या होगा, +1। इट मीन्स I इज इक्वल टू रूट I1 स्क्वायर प्लस रूट I2 स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2 और ये हो जाएगा +1। सो इट बिकम्स I इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 देन होल स्क्वायर। ये जो इंटेंसिटी होती है इसी को हम बोलते हैं I मैक्सिमम। देखिए ये दोनों इंटेंसिटीज कैसे सम से भी स्क्वायर होकर के आ रही हैं।
तो इसका मतलब ये इसकी रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा। अगर हम यहां पर इसे एम्पलीट्यूड के टर्म में वापस लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, आई मैक्स इक्वल रूट के A1 स्क्वायर प्लस रूट के A2 स्क्वायर देन होल स्क्वायर। यहां से रूट के कॉमन, देन वी हैव A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। इसके बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा k टाइम्स A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आई मैक्स। मीन्स आई मैक्स अगर आपको एम्पलीट्यूड के टर्म में चाहिए तो आपको लिखना होगा के A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। ये जो सिचुएशन आई है, जब इंटेंसिटी इतनी हो जाती है, मैक्सिमम होती है, तब इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2m पाई के मल्टीपल और 2m पाई होना चाहिए। इंटेंसिटीज का रिलेशन ये है, एम्पलीट्यूड्स का रिलेशन ये है। एंगल कितना होना चाहिए, cos फाई की वैल्यू 2m पाई होनी चाहिए और cos फाई में कितना देना चाहिए, कंडीशन वही होगी कि cos फाई की वैल्यू +1 होगी, तभी ये होगा। अगर ये +1 है तो 1 cos में वैल्यू कब होती है, जब 0 होता है एंगल बेसिक। तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन कब है, when the waves meets with each other at same phase। when waves meet at any point in medium in same phase, at any point in medium in same phase, same में वेव मिलेगा तो मिलने के बाद इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप इस पॉइंट को बार बार देखिएगा, अगर कहीं मिस कर जाइएगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। आप बैक भी जा सकते हैं, लेकिन इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको बार बार रिपीट करने में टाइम लगेगा, इसको प्रिपेयर करने में भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अब चलते हैं, तो हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब आते हैं मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। तो मिनिमम इंटेंसिटी में इंटेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला बेसिक ये है। चलिए आइए मिनिमम के लिए चलते हैं। तो मिनिमम की कंडीशन if cos phi provides us the value -1, -1 कब मिलता है, पाई पर, 3 पाई पर, 5 पाई पर। इसका मतलब ऑड मल्टीपल्स में, ऑड मल्टीपल्स में मिलेगा तो cos phi इज इक्वल टू cos 2m - 1 पाई। ये वैल्यूज हमारे पास वो हैं जहां पर हमें वैल्यू ये -1 प्रोवाइड करता है। इट मीन्स फाई क्या होना चाहिए, फाई हमें 2m - 1 पाई का मल्टीपल मिलना चाहिए, तब ये वैल्यू हमें -1 देगा। और -1 देगा तब यहां रखेंगे अगर वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आएगी i इज इक्वल टू रूट i1 स्क्वायर प्लस रूट i2 स्क्वायर माइनस 2 root i1 i2, that becomes root i1 difference या माइनस रूट i2 होल स्क्वायर। इस इंटेंसिटी को बोलते हैं मिनिमम इंटेंसिटी। इतनी मिनिमम इंटेंसिटी हमको मिलेगी।
अगर मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी तो उसको एम्पलीट्यूड के टर्म में फिर से मेंशन करें अगर, तो आई मिनिमम इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर देन रूट माइनस, यहां माइनस की प्लेस पर ध्यान रखिएगा ये जो डिफरेंस साइन है ये बस ये बता रहा है कि ग्रेटर वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करिए, और नहीं भी करेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव में ही मिलती है। माइनस रूट के A2 स्क्वायर देन होल स्क्वायर, रूट के कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर होकर निकलेगा, दैट के, अब रूट से ये वैल्यू आएगी तो A1 डिफरेंस A2 देन होल स्क्वायर, आई मिनिमम, ये एम्पलीट्यूड्स के साथ रिलेशन है, और यहां पर इंटेंसिटी मिनिमम मिलती है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये अब क्या होगा, कब मिला, ऑड पर, तो इसका मतलब पहले कोई ना कोई वैल्यू इवन पर मिला होगा, इवन ऑड यही सीक्वेंस रहेगा। तो मीडियम में पूरे मीडियम में इंटेंसिटी कैसी होगी, सुपरपोजिशन के बाद दोनों वेव्स मिलकर के मीडियम में कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम देंगे, कहीं मिनिमम देंगे। तो मैक्सिमम और मिनिमम ये जो सीक्वेंस बन रहा है, पैटर्न बन रहा है मीडियम में इंटेंसिटीज का, इसी इंटेंसिटी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। तो बोलेंगे इसको बेसिकली एक शॉर्ट में साइंस के लैंग्वेज में इसको बोलें द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटीज in medium is interference। ये हमारे पास हो गया इंटरफेरेंस का ड्रामा। अब ये सब कुछ तो आ गया, ये तो था इसकी कैलकुलेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन या स्टडी। अब हम लोग करेंगे कि एक यंग साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम था यंग थे, मतलब एज में यंग नहीं तो उनका नाम था। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये सारा कुछ उसमें शो करने की कोशिश की, और कोशिश करने के लिए इन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, बताया कि एक अगर हम सोर्स ले लें और इसको स्लिट से मेंशन कर दें, एक स्लिट के लिए सोर्स एस लिया हमने, और इस सोर्स को फर्दर दो सोर्सेज में डिवाइड कर दिया, तो कंडीशन क्या होगी, ये सोर्स यानी कि ये सोर्स से निकलने वाली इनफाइनाइट इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ लाइट रेज होंगी, लाइट वेव्स होंगी, जो क्या करेंगी, ऐसे जाएंगी, ये सारे पैटर्न पर फैलती चली जाएंगी। तो इनके लिए हमने क्या किया, एक वेव फ्रंट बनाया। वेव फ्रंट बनाएंगे, मान लेते हैं एक हमने क्लियर लाइन ली, एक डॉटेड लाइन ली, एक क्लियर लाइन ली, एक डॉटेड ली। तो ये डॉटेड जो लाइन है देखा जाए तो ये S1 इस साइड बना देता हूं, S1 और S2 पर आकर मिला। ये वेव फ्रंट ऐसा आया कि ये S1 ये दोनों स्लिट पर आकर इंपोज हुआ। इंपोज होने के बाद हुआ क्या कि यही वेव फ्रंट यहां पर आया और आने के बाद इट डेड्स आउट, ये डेड हो जाता है यहां पर, क्योंकि ये आगे जाने का रास्ता नहीं है।
लेकिन ये वेव फ्रंट का जो पॉइंट S1 पर पहुंचा और जो S2 पर पहुंचा, बाकी तो डेड हो गया क्योंकि ये स्लिट थी और कैसी थी, ओपेक, आगे फर्दर ट्रांसमिट होने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो अलाउ नहीं करेगा तो S1 S2 पर 2 पॉइंट तो मिले कम से कम। तो ये पॉइंट क्या होंगे, अब सेकेंड नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि ये पॉइंट कहां पर है, वेव फ्रंट पर, और वेव फ्रंट पर एग्जिस्ट करने वाला हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। सॉरी बच्चों, अब ये बिहेव करेगा तो ये भी क्या करेगा, इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ वेव्स को इमिट करेगा। तो ऐसे इमिट करेगा तो हमने क्या किया, यहां से एक क्लियर लाइन, एक डॉटेड लाइन, 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 ऐसे बनाई। ऐसी S2 के लिए भी हमने क्या किया, एक क्लियर लाइन, एक डॉटेड लाइन, एक क्लियर लाइन, एक डॉटेड लाइन, एक क्लियर लाइन, एक डॉटेड लाइन, ऐसे जाकर के हमें मिलते चले गए। अब इनके बाद, इनके मिक्सिंग के बाद देखिए यहां पर सब पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो देखो ये क्लियर क्लियर, ये डॉटेड डॉटेड, क्लियर क्लियर, डॉटेड डॉटेड, क्लियर क्लियर, ऐसे मिल रहे हैं। तो यहां पर जहां पर भी होगा तो वो हमें क्या देगा, ब्राइट पॉइंट, यानी यहां पर इंटेंसिटी कैसी होगी, सेम फेज में, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम। और यहां पर देखिए सामने सारे के सारे क्लियर क्लियर, डॉट डॉट, क्लियर क्लियर, डॉट डॉट, ऐसे मिलते जाएंगे। तो ये यहां पर इस टाइप से हमें पॉइंट्स मिलेंगे। इसको हम एक स्क्रीन पर डाल दें तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां बना देते हैं। तो यहां पर हमें एक सर्कल मिला, यानी कि वो ब्राइट था। इसके बाद यहां पर डॉट मिलेगा, ये डॉट 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 डॉट, ये मिला डार्क पॉइंट। फिर ये ऐसी सीक्वेंस से यहां पर भी डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे हमें पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे। और इसी अल्टरनेट पैटर्न को डार्क ब्राइट का मतलब यहां पर लाइट तो मैक्सिमम मिलेगी, कहां पर मिलेगी वो देखा जाएगा एक्सपेरिमेंट में। तो देखा इन्होंने क्या बताया कि इस डेटा को ऐसे शो कर दिया कि ये S था, इसके आगे ये दूसरे 2 स्लिट्स S1 S2 रहे और इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलर यानी बाइसेक्टर पर कुछ डिस्टेंस पर ले जाकर के एक स्क्रीन लगाई। ये हमारे पास स्क्रीन हो गई। स्क्रीन होने के बाद यहां से कुछ वेव मिल चले और चलने के बाद ऐसे मिले। ये यहां पर मिले तो दोनों में क्या हुआ, दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल किया है, सेम पाथ ट्रेवल किया है। तो दोनों मिलेंगे कहां, सेम फेज में। सेम फेज में मिलेंगे तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 1। रिजल्टेंट यहां पर इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम, मतलब ब्राइट स्पॉट मिलेगा। अब मान लेते हैं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा। अब हमने मान लिया कि कोई भी 2 वेव्स जाकर के किसी भी दो पॉइंट पर 2 वेव्स चल करके यहां कोई पॉइंट P पर जाकर मिलते हैं। जब P पर जाकर मिलते हैं तब क्या होगा, इसी से रिलेटेड आगे डेरिवेशन है वो देखते हैं। रब करता हूं मैं इसको। तो अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से समझेंगे। S1 S सोर्स के आगे